हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा कदम रखने की? निकल जा यहाँ से। पूजा गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोली, मम्मी जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कहाँ जाएगी? इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने तो सोचा था तेरा बाप मुंह मांगा दहेज देगा, लेकिन उसने तो भिखारी की तरह अपनी इस सर के बोझ को हमारे माथे मढ़ दिया। कह देना अपने उस भीख मंगे बाप से पहले 10 लाख रुपए दे, वरना हमेशा के लिए अपनी इस निकम्मी बेटी को यहाँ से ले जाए। सरला जी पूजा को आंखें दिखाते हुए बोली, मम्मी जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। पूजा फिर से लहराती हुई बोली तो गुस्से में सरला जी ने उस पर हाथ उठाया कि तभी पीछे से आकर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सांवले रंग की महिला, जिस पर पुलिस की वर्दी, आंखों पर चश्मा और मुंह में चिंगम चिपाती हुई उस महिला को देखकर पूजा के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों बुढ़ापे में कष्ट दे रही हैं आंटी जी? अपने इन हाथों को संभाल कर रखिए जरा इनको। उस लड़की को सामने देखकर सरला जी का मुंह खुला और आंखें फटी की फटी रह गई। कपकपाते होठों से बेटे को आवाज लगाई। जैसे ही वह बाहर आया तो तानी को पुलिस की वर्दी में देखकर वह भी हैरानी से उसे देखने लगा। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की के साथ कभी उन्होंने इतना बुरा किया था, वह एक दिन उनके सामने इस रूप में आकर अचानक खड़ी हो जाएगी। तभी वह लड़की उठते हुए बोली, मैडम बचा लीजिए मुझे इन लोगों से। इन्होंने मेरे बच्चे को भी पेट में ही मार डाला और मुझे अब घर से निकाल रहे हैं। पूजा का पति आगे आकर बोला, बहुत जुबान आ गई है तेरे मुंह में और किसे गुहार लगा रही है? यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कि तभी एक जोर का तमाचा उसके गाल पर पड़ा। सरला जी कुछ बोलने लगी तो तानी उंगली का इशारा कर आंखें दिखाते हुए बोली, खबरदार आंटी जी, कहीं ऐसा ना हो कि आप पर यह बुढ़ापा भारी पड़ जाए। आज यह तानी कमजोर नहीं है। आंखें उठाकर देखिए दरवाजे की ओर। सब लोग आपका स्वागत में पलके बिछाए बैठे हैं। तानी ने दोनों को हथकड़ी लगाई कि तभी कांस्टेबल जल्दी से भागकर जीप का दरवाजा खोलने लगा तो तानी बोली, रामकिशन यह दरवाजा बंद करो। पर मैडम जी फिर ये लोग कैसे? मैंने कहा दरवाजा बंद करो। बहुत शौक है ना इनको बार बार बारात निकालने का। आज मैं उनकी पूरी शहर में ऐसी बारात निकालूंगी कि कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तानी दोनों को पैदल लेते हुए लेकर जा रही थी। जिसने भी यह मंजर देखा, सब लोग तानी के हौसले की सराहना कर रहे थे। दोनों माँ बेटे बार बार तानी से छोड़ने की गुहार लगाई जा रही थी, मगर आज वह कहाँ मानने वाली थी। वर्षों से जो उसके सीने में ज्वालामुखी दह रहा था, उसको शांत करने का मौका इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता था। इन्हीं लोगों की वजह से तो उसने इतनी तकलीफ झेली। उस मंजर को कैसे भूल जाए? उसके पिता और मायूस बहन का चेहरा आज बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। कैसे मनहूस शक्ल है इसकी। मेरा तो पति ही खा गई है। इससे तो अच्छा होता कि तुम मर ही जाती। रेवा अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी जोर जोर से छाती पीट कर रो रही थी और अपनी सौतेली बेटी तानी को कोस रही थी। अभी कुछ ही देर पहले तो बारात वापस लौटी थी तानी की। मोहनलाल जी ने तानी के ससुराल वालों को कितनी जी हुजूरी की थी, लेकिन दहेज के लोभी लालची लोग भरी सभा में कम दहेज के कारण तानी को ठुकराकर चले गए थे। तानी की सास सरला मोहनलाल जी पर सबके सामने बरस पड़ी थी। देखो जी, हमने 50 लाख की डिमांड की थी आपकी इस काली बेटी के बदले, लेकिन आप तो मौके पर ही मुंह फेर रही हैं। पंडित जी यही रोक दीजिए, यह शादी अब नहीं होगी। मोहनलाल जी उनसे लगातार विनती कर रहे थे। अरे बहन जी, मेरी बात तो सुनिए आप। मैं 20 लाख का इंतजाम जल्दी कर दूंगा, बल्कि कल ही आपके घर पहुंच जाएंगे।
कुछ पैसे कम थे, इस कारण नहीं हो पाया। इतने सारे इंतजाम में कम पड़ गए। तानी के ससुर राजेश जी ने बीच में पड़ते हुए कहा, कम पड़ गए? यह सब देखना तो आपका काम था ना। शादी होने के बाद आपका क्या भरोसा कि अपनी इस काली बहू को हम पर टोकर आप तो निकल लेंगे, लेकिन पैसों के लिए आपके घर के चक्कर कौन काटेगा। दोनों ने मिलकर शादी के मंडप में ही मोहनलाल जी का तमाशा बनने पर मजबूर कर दिया था। लोग तमाशाशाही बनकर खड़े देख रहे थे और मोहनलाल जी बुरी तरह से रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए शादी करने की विनती कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। बेटा, तुम ही बोलो ना कुछ। जब मोहनलाल जी ने अपने होने वाले दामाद वंश से कहा, तो वह भी उल्टे मोहनलाल जी को खरी खोटी सुनाने लगा। आपकी इस बेटी के बदले ऐसा क्या मांग लिया हमने जो आप दे नहीं पा रहे हैं। मोहनलाल जी ने 1 मिनट रुकने को कहकर अपनी पत्नी रेवा को अंदर लेकर गए और उस घर में रखे जेवर मांगने लगे। उसने साफ इनकार कर दिया। देखो जी, यह सब मेरी बेटी मिन्नी का है, इसके लिए आपने इतना किया है, अब मिन्नी का हिस्सा मैं इसको नहीं दूंगी। बारात लौटती है तो लौट जाए, लेकिन अपनी बेटी का हक किसी और को नहीं देने दूंगी। वैसे भी इसके साथ तो शादी के बाद भी यही होना है, अभी हो जाए तो अच्छा है। यह सुनते ही मोहनलाल जी का हाथ गुस्से में रेवा के ऊपर उठा और ऊपर उठकर ही रह गया। उनके सीने में अचानक दर्द उठा और वह किसी तरह से बाहर आकर गिर गए। उनके गिरते ही उनके चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए और तानी भी दौड़कर पापा पापा चिल्लाती हुई उनके पास आ गई। सरला जी यह देखकर अपने पति और बेटे से बोली, चलो जी, अब इनका नाटक शुरू हो गया है, अब हमें यह ऐसे ब्लैकमेल करेंगे। चल बेटा, जल्दी चल। जमीन पर पड़े मोहनलाल जी तड़प रहे थे, उन्हें सांस नहीं आ रही थी और तानी जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। रेवा ने तानी का हाथ हटाया और मोहनलाल जी का सर अपनी गोद में रख लिया। मिन्नी तब तक डॉक्टर को फोन कर चुकी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने मोहनलाल जी को मृत घोषित कर दिया। मोहनलाल जी सदमे से हार्ट अटैक के कारण मर चुके थे और अब तानी उनके पास बैठी बिलख रही थी। रेवा दहाड़े मार कर रोने लगी थी और तानी बेसुध सी होकर अपने पापा के पास ही जमीन पर गिर गई थी। मेहमान भी मंडप से कन्नी काट कर जाने लगे थे, लेकिन कुछ शुभ चिंतक भी थे जो वहां रुके हुए थे। मिन्नी पापा पापा करते हुए जमीन पर पड़े मोहनलाल जी से लिपटकर पूरी तरह बिलख रही थी। रेवा ने इतने मेहमानों के बीच तानी को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। अब तो तुझे सब्र आ गया होगा, मन को चैन पड़ गया होगा, तू दूर चली जा यहाँ से, मनहूस कहीं की। आज तानी ने अपने पिता को खोया था, वह भी शादी के मंडप में, जिसका कारण वह खुद को भी मान रही थी। इस समय रेवा यानी अपनी सौतेली माँ के सारे तन सही लग रहे थे। हाँ, मैं ही मनहूस हूँ, कहते हुए तानी बुरी तरह से रो रही थी। ऐसे समय में उसे अपने पिता के पास भी जाने नहीं दिया जा रहा था, जिनका यह आखिरी वक्त था। अगले दिन सुबह सुबह सभी रिश्तेदारों द्वारा मिलकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। बेटा, खुद को मत दोष दे, गलती तेरी नहीं बल्कि लड़के वालों की है, जिन्होंने इस हीरे जैसी लड़की को नहीं पहचाना। ऐसा कहकर तानी की मौसी उसे शांत कर रही थी, लेकिन उसकी रोते रोते कई दिन बीत चुके थे और उसके सहारे के लिए उसकी मौसी वहीं उसके पास रुकी हुई थी। बेटा, तू अब आगे का देख, जीवन बहुत लंबा है, कुछ बनकर इस समाज के ऊपर तुझे तमाचा मारना है और अपने पिता का बदला लेना है। कुछ दिन बाद मौसी भी जा चुकी थी और रेवा अब तानी के साथ पहले से भी बहुत बुरा व्यवहार करने लगी थी और अब तो उसे रोकने के लिए मोहनलाल जी भी नहीं थे। तानी खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। सारे दिन घर के काम करती और रेवा के ताने सुनती। काश मैं ही पापा को रोक दिया होता।
तानी को वह बीती बातें याद आने लगी जो एक दिन उसने अचानक से दरवाजे पर खड़े सुन ली थी। सुनो जी, तुम अपनी बेटी को जल्दी से विदा करो, मुझे अब यह घर में बर्दाश्त नहीं होती। मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है, रेवा ने अपने पति मोहनलाल जी से कहा। मोहनलाल जी ने उनको जवाब दिया, रेवा, तुम इसके रंग की बात मत किया करो, और तुम्हें जल्दी क्या है? पहले इसके लिए कोई अच्छा लड़का तो मिले, ऐसे ही तो कहीं मर नहीं सकता। और कान खोलकर सुन लो, तुम मिनी की शादी तानी की शादी के बाद ही होगी। शादी की बात करते हो आप? इसकी शक्ल देखी है आपने? उल्टा तवा है। सीधे साधे बैठकर लड़के का इंतजार किया तो इस जन्म में तो इसके लिए कोई लड़का नहीं मिलेगा, और आपके इस नियम के कारण मेरी बेटी की शादी भी देर से होगी। किसी अनाथालय में लड़का देख लो और शादी कर दो। मोहनलाल जी ने रेवा से कहा। रेवा, तुम बकवास बंद करो, और अनाथालय की बात कैसे आई दिमाग में तुम्हारे? कोई देर नहीं हो रही है, मैं ढूंढ रहा हूँ। जब सही लड़का मिलेगा तो कर दूंगा। रेवा पैर पटकती हुई गुस्से में अंदर चली गई और रसोई में से आई बर्तनों की आवाज से उसके गुस्से का एहसास भी बाहर बैठे मोहनलाल जी को हो रहा था। दरअसल रेवा तानी की सौतेली माँ थी। उसकी माँ बचपन में ही गंभीर बीमारी के कारण चल बसी थी और उसके पालन पोषण के लिए उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी थी। लेकिन रेवा को तानी एक आंख भी नहीं बाती थी और वह उसको खूब डरा धमका कर रखती थी। तानी का बचपन रेवा के खौफ में ही बीता था। 8 साल की तानी रेवा की एक आवाज पर काम पर जाया करती थी और रेवा के गुस्से से बचने के लिए उसका कहा हर काम बिना ना नुकर के कर दिया करती थी। इस सब का अभ्यास मोहनलाल जी को भी था, लेकिन रेवा प्यार दिखाने का झूठा नाटक करने लगती थी, जिस कारण मोहनलाल जी चुप हो जाया करते थे और तानी के लिए चुपके से उसकी पसंद का सामान लाया करते थे, क्योंकि सामने से लाने पर यह बात फिजूल खर्ची की बातें करने लगती थी। यूं ही तानी बड़ी हो गई थी और रेवा की अपनी बेटी मिनी भी अब बड़ी हो गई थी। मिनी तानी से 5 साल छोटी थी और तानी से उसकी खूब बनती भी थी, लेकिन दोनों को साथ देखते ही रेवा किसी बहाने से तानी को काम में लगा देती थी और मिनी को कमरे में ले जाकर फटकार लगाया करती थी। पढ़ाई में होशियार तानी ने 12वीं क्लास में अपने स्कूल में टॉप किया था, लेकिन रेवा को इससे भारी जलन हो गई थी, क्योंकि उसकी बेटी मिनी का मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं था। लेकिन मिनी सुंदर थी, जिस कारण रेवा को अपनी बेटी पर बहुत घमंड होता था। रेवा ने घर के कामों के लिए तानी की पढ़ाई भी रुकवा दी थी और वह अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करती थी। तानी ने अपनी सौतेली माँ से बचने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी थी। वह ये भी नहीं चाहती थी कि उसके पिता उसके कारण उसकी सौतेली माँ से रोज रोज ताने सुने, और इसी कारण इस दहेज वाली शादी के लिए हामी भरी थी। लेकिन अब तो सब कुछ लुट चुका था और कुछ भी वापस नहीं आ सकता था, ना ही वह शादी वाला दिन और ना ही उसके पापा। एक दिन रेवा ने तानी को घर से बाहर निकाल दिया। चल निकल यहाँ से, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तेरी मनहूस शक्ल मेरे बचे घर को भी बर्बाद कर देगी। तानी के पास कोई आसार नहीं था तो कहाँ जाती, इसीलिए कितने घंटे तक बाहर दरवाजे पर ही बैठी रही। लेकिन गुस्सेल रेवा ने दरवाजा नहीं खोला, ना ही मिनी को खोलने दिया। मिनी बार बार उसे खिड़की से झांक कर देखती रही। तानी समझ चुकी थी कि उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा और आज यह दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। वह किसी तरह अपनी मौसी के घर चली गई, जिन्होंने उसे प्यार से बैठाया और भूखी प्यासी तानी को खाना खिलाया। उसे आए हुए 3 दिन हो चुके थे और तानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसने मौसी के कमरे से आती हुई आवाज सुन ली। कब जाएगी तुम्हारी यह मनहूस पांजी? अब हमारा घर खाएगी क्या? यह आवाज
उसके मौसा जी यानी मौसी के पति की थी। तानी यह सब सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाई और तभी उसकी मौसी ने उसे बाहर आकर कहा, तानी बेटा, तू कोई नौकरी करेगी क्या? तानी सब समझ रही थी और उसने हाँ में सिर हिला दिया। तानी को अगले ही दिन उसकी मौसी ने अपनी सहेली के छोटे से बिजनेस में एक छोटी सी नौकरी दिलवा दी थी। तानी ने मन लगाकर जॉब की और अपने पैसे इकट्ठा करती रही। उसने अपनी पढ़ाई भी फिर से शुरू कर दी थी और कुछ बनने का सपना पूरा करने की कोशिश में लगी रही। उसकी मौसी कभी कभी आकर उसे हिम्मत देती रहती थी। अपने कमरे में तानी अपने पापा की फोटो देखकर उन्हें याद करती थी। तानी को काम करते हुए 4 साल हो चुके थे और वह अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटी हुई थी। इतने साल में रेवा ने उसकी कोई खबर नहीं ली और ना ही मिनी का पता लगने दिया। तानी ने उन लोगों का कई बार पता लगाने की भी कोशिश की, लेकिन पता चला कि रेवा उसके पिता का घर बेचकर किसी दूसरी जगह चली गई है, जिसका पता भी कोई नहीं था। तानी अब पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। कुछ ही सालों में वह डीएसपी के पद पर नियुक्त हो गई थी। तानी का सिर्फ एक ही मकसद था, परेशान और असहाय लोगों को न्याय दिलाना। जो उसने खोया था, जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी, वह नहीं चाहती थी कि किसी और लड़की को भी इस दर्द से गुजरना पड़े। अब उसने अपने जीवन का बस यही अध्याय बना लिया था। एक दिन तानी पुलिस स्टेशन में बैठी केस पर डिस्कस कर रही थी कि तभी अचानक वहां एक लड़की आकर खड़ी हुई। वहां दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान थी। उस लड़की को देखकर तानी की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसू को काबू में रखते हुए कहा, अरे पूजा, तू यहाँ कैसे? और यह हाल क्या बना रखी है? पूजा कुछ बोल पाती कि वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। तानी ने जल्दी से उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो बहुत देर के बाद उसको होश आया। तानी कांस्टेबल से बोली, मैडम के लिए चाय लेकर आओ। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके स्कूल की सहेली पूजा थी, जो बीते वक्त के साथ कहीं छूट गई थी। तानी ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बिठाया और आश्चर्य भरी नजरों से पूछा, पूजा, यह सब क्या है? 12वीं की पढ़ाई के बाद तू अचानक मुझे इस हालत में मिली है और तूने शादी कब कर ली यार, बताया तक नहीं। शादी का नाम आते ही पूजा फूट फूट कर रोने लगी। तानी के पूछने पर पूजा ने सारी बात बताई कि कैसे उसके ससुराल वाले उसके साथ करते हैं। यह सुनते ही तानी का खून खोल उठा। तानी अपने दोस्त की हालत देखकर उसे बहुत दुख भी हुआ। पूजा, मैं तुझे वादा करती हूँ कि तेरे हर जख्म का हिसाब मैं लूंगी। जब तक तुझे न्याय नहीं दिला देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ऐसे लोगों को सजा दिलाने का बीड़ा ही तो उठाया है मैंने। तानी बोली, पूजा, मुझे उस लड़के की फोटो दे देना। पूजा ने जैसे उस लड़के की फोटो अपने मोबाइल में तानी को दिखाई तो उस लड़के की फोटो देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में खून के अंगारे बरसने लगे थे। तानी ने कांस्टेबल को बोलकर वह फोटो निकलवाई और अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। अगले ही दिन तानी ने नोटिस निकलवाकर पूजा के ससुराल वालों को भेज दिया, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। इतने सालों बाद तानी का यह रूप देखने को मिलेगा, यह तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। तानी अपने ख्यालों से बाहर आई और एक हफ्ते में ही कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट में लड़के वाले अपने वकील के साथ पेश हो चुके थे, जहां पूजा के खिलाफ कितने उल्टे इल्जाम उन्होंने अपने केस में लिखवाए थे। जिसे उनका नंबर आया तो कोर्ट रूम में तानी पूजा के साथ दाखिल हुई, जिसे देखकर लड़के वालों के होश उड़ गए। उनके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि तानी के चर्चे पूरे शहर में थे। दूसरा, उसे उनसे कुछ और भी लेना देना था, जिसके पत्ते खुलने से ही वह लोग कांप रहे थे और अब तो सजा का भी डर लगने लगा था। तानी ने जैसे उन्हें देखा तो वह
लड़के की माँ की तरफ देखकर मुस्कुराई और करीब आकर कहा, क्या हुआ आंटी जी, अब डर लग रहा है? मुझे अच्छे से पहचान तो लिया होगा ना? आपका तो यह पुराना पेशा है, तो फिर डर क्यों रही हैं? तानी तो आगे बढ़ गई, मगर लड़के की माँ के दिल पर सांप सूंघने लगे। उसने सोचा नहीं था कि तानी कभी यूं भी टकराएगी, क्योंकि यह वही तानी थी जिसे मंडप में फेरों से पहले छोड़ दिया गया था और शादी तोड़ दी गई थी। आज इतनी बड़ी अफसर बनकर सामने खड़ी थी, तो डर कैसे नहीं लगता? और फिर पुरानी करतूतों की सजा भी तो इन लोगों को मिलने वाली थी। केस शुरू हो चुका था और जज दोनों की दलील सुनते रहे। अंत में अगली तारीख लेकर दोनों पक्ष वहां से वापस लौट गए। इतना आसान भी नहीं था इनको गलत साबित करना, क्योंकि कोर्ट में गवाही से ज्यादा सबूत महत्वपूर्ण होते हैं और अब तानी को सबूत इकट्ठा करने थे, जिसमें वह दिन रात लगी रही। वह बस कैसे भी उन्हें सजा दिलवाना चाहती थी। 2 महीने के बाद तानी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट रूम में खड़ी थी। उसने सुनवाई के शुरू होते ही जज के सामने कुछ तस्वीरें पेश करके कहा, जज साहब, एक निगाह इस पर भी डालिए और फैसला कीजिए कि किसके साथ गलत हुआ है। जज वह तस्वीर देखकर हैरान थे। वह कभी तानी की तरफ देखते और कभी तस्वीरों की तरफ। उसने कहा, जज साहब, मुझे बहुत मेहनत लगी है इन तस्वीरों को हासिल करने में। जो आप देख रहे हैं वह भी सही है, बस लड़की पूजा नहीं, कोई और थी उस वक्त जो आपके सामने खड़ी है, जिसको अंतिम वक्त पर दहेज की मांग के करके मंडप में ही छोड़कर चले गए थे। इनके कारण मैंने अपने पिता को खो दिया, जिसकी सजा इन लोगों को मिलनी ही चाहिए। इतना बड़ा सबूत सामने था जिस पर आप कोई दलील काम आने वाली नहीं थी। पूजा भी आज हैरान ही थी, क्योंकि वह इस बारे में अभी तक कुछ नहीं जानती थी। तानी को इतना लंबा समय पोर्टल हासिल करने में लगा, क्योंकि फोटोग्राफर के पास जाकर पुराना रिकॉर्ड ढूंढने में काफी वक्त लगा, जिनका मिलना तय तो नहीं था, जिस कारण मामला कोर्ट में लंबा चला। लेकिन आज उसके लिए खुशी का दिन था। पूजा केस जीत गई थी और उस शादी में हुआ खर्च भी मिलने वाला था। लड़के वालों को इसके बदले कई साल की सजा भी हो गई थी। तभी वह लड़का बाहर निकलकर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सजा करवाने की? भूल की कैसे कि झटके में तेरा गुरूर तोड़ दिया था मैंने, तुझे मंडप में छोड़कर। तानी ने आगे बढ़कर दनदनाते हुए एक थप्पड़ उस लड़के के गाल पर रसीद कर दिया, जिससे वह खड़े खड़े ही गाल पर हाथ रखकर बिलबुला गया। इस थप्पड़ से तानी को भी काफी हद तक सुकून मिला था। हिम्मत तुमने अभी देखी ही कहाँ है। आज ये है वह लड़की नहीं है जो तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाती रहेगी। आज यह वह चट्टान बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है, जिसे कोई हिला ही नहीं सकता। तानी का यह रूप देखकर लड़के की माँ चुपचाप सुन खड़ी रह गई थी। तभी तानी बोली, ले जाइए इन सबको, उनकी खातिरदारी अब मैं अच्छे से करूंगी। आज तानी को इंसाफ मिला था। उसके दिल में जो दर्द था वह आज कम हो गया था और पिता के वापस न आने का दुख कम नहीं होने वाला था। तानी ने बाहर आते ही कहा, चल पूजा, चाय पीते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में नहीं, सहेलियों की तरह टपरी पर। पूजा काफी खुश थी और वह तानी के साथ बातें करते हुए कोर्ट परिसर के पीछे बने स्टॉलों पर पहुंच गई। रास्ते में तानी ने उसे अपनी शादी टूटने के बारे में बताया। स्टॉल पर आते ही उसने आवाज देकर कहा, आंटी 2 चाय बनाया, बढ़िया अदरक वाली। तानी की आवाज पर जैसे ही वह टी स्टॉल वाली महिला पलटी, तो तानी के चेहरे पर मिले जुले भाव बराए वह महिला उसको देखते ही रह गई और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। सामने खड़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ रेवा थी, जो अब चाय बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। उसको अपने पास देखकर एक बार रोक कर कहने लगी, बेटा अब कुछ कहने को नहीं है। माँ, आप तो मुझे ढूंढ सकती थी, परेशान थी तो मेरे पास आ सकती थी ना, मैं आपकी बड़ी बेटी थी। और हाँ, मिन्नी कहाँ है?
तानी को बात करते हुए तुरंत मिनी का ख्याल आ गया था। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा मिनी तो बीमार है और मैं किस मुंह से आती तुम्हारे पास। तुम्हारे साथ ही मैंने कौन सा अच्छा किया था, कितने दुख दिए थे तुम्हें। तुम्हारी शादी भी टूट गई। काश मैं उस दिन गहने दे दिए होते तो तुम्हारे पापा जिंदा होते और तुम्हारी शादी भी नहीं टूटती। तानी ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ पापा तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन शादी का टूटना तो अच्छा ही रहा। ऐसे दहेज के लोभियों के घर में शायद मैं ही आत्महत्या कर लेती। आपको पता है, अभी अभी उसको ही सजा दिलाकर आ रही हूँ। यह सामने जो खड़ी है यह मेरी सहेली है। इसके साथ भी उन लोगों ने वही सब किया था। अब आपकी बेटी बड़ी पुलिस अफसर जो बन गई है। रेवा की आंखों में आंखें डालकर कहा। आज रेवा का घमंड चूर चूर हो चुका था और अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। रेवा ने तानी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। बेटा मुझे माफ कर दे। उसने रेवा के हाथों को अपने हाथों में थामकर कहा, माँ माफी मत मांगे, आप मैं वह सब भूल चुकी हूँ। अब बस मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। चलिए मुझे मिनी से मिला दीजिए। इसके बाद रेवा ने तुरंत चाय का स्टॉल बंद किया और मिनी के पास उसको लेकर चली गई। बीमार मिनी का चेहरा तानी को देखते ही खिल गया। इतने साल बाद मिनी दोनों बहनें खुशी के आंसू आंखों में लेकर एक दूसरे के गले लग गई। तानी के लिए ये नए जीवन की शुरुआत थी। वह दोनों को अपने साथ रहने के लिए अपने घर ले गई। पैसे का लालच इंसान को कितना गिरा देता है, यह इस कहानी से पता चलता है। यहाँ रेवा को इतना सब होने के इतने साल बाद सद्बुद्धि आई, वहीं उसे लड़के के परिवार को भी उचित सजा मिली जिसके वह हकदार थे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।